Hello, welcome to all. Myself Ajay Goswami. I am an assistant professor in St. Wilfrid's PG College in Commerce ABST department. और बेटा आज हम जो है टॉपिक पढ़ेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो टॉपिक है ये बीकॉम सेकेंड ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में आएगा और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसका एक क्वेश्चन यूनिट 5th में जो है एग्जामिनेशन में वो आता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और इसकी क्यों ज़रूरत हमको पड़ती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, यानी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मीन्स मैचिंग द actual results with predetermined results। यानी मैच करना किसको, जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं किसके साथ, प्री डिटरमाइंड रिजल्ट्स के साथ। एक्चुअल रिजल्ट्स जो ऑपरेशंस में, जो बिजनेस ऑपरेशंस के ड्यूरिंग आए होंगे, प्री डिटरमाइंड रिजल्ट्स जो मैनेजमेंट ने पहले से ही फिक्स कर रखे हैं। तो यानी जो एक्चुअल रिजल्ट्स को प्री डिटरमाइंड रिजल्ट्स के साथ मैच करना। अभी जो रिजल्ट्स हैं ये किस संदर्भ में हो सकते हैं, ये किस रिस्पेक्ट में हो सकते हैं, तो वो भी हमको देखना पड़ेगा। रिजल्ट्स विथ रिस्पेक्ट टू रिजल्ट्स जो हमको मैच करने हैं, रिजल्ट्स किस रिस्पेक्ट में है, कॉस्ट एंड सेल्स। वैसे तो बहुत सारे रिस्पेक्ट होते हैं लेकिन हम यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में जो हमारे जो रिजल्ट्स को जो हम यहाँ पर जो लेंगे वो मेनली दो वेरिएबल्स में लेंगे। कौन कौन से, एक पहला कॉस्ट, दूसरा सेल्स। कॉस्ट को भी फिर हम फर्दर 3 हिस्सों में बांट देते हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड्स कॉस्ट। सेल्स को भी हम बांट सकते हैं फर्दर इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर एंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट मार्जिन। तो देखो उसको मतलब इसके समझने की कोशिश करते हैं कि कितनी मटेरियल कॉस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज में लगनी चाहिए थी, वो क्या हो जाएगा मेरा प्री डिटरमाइंड, और कितनी एक्चुअल में लगी है वो क्या हो जाएगा मेरा एक्चुअल रिजल्ट। यानी मान लीजिए मेरी प्रोडक्शन एक्टिविटीज में जो है मटेरियल कॉस्ट जो मैनेजमेंट ने जो फिक्स करी थी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए वो थी 50,000 रुपीज़। लेकिन जब हमने प्रोडक्शन किया और जब उसको एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर किया तो पता चला कि हमारी जो मटेरियल कॉस्ट आई है वो आई है ₹60,000, यानी कि 10,000 रुपीज़ की कॉस्ट वो एडिशनल आई है, वो एक्स्ट्रा आई है। इसी तरीके से लेबर, कितनी लेबर की कॉस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में लगनी चाहिए थी और एक्चुअल में हमारी कितनी लगी है। ओवरहेड्स पर खर्चा कितना होना चाहिए था वो प्री डिटरमाइंड है और एक्चुअल में कितना हुआ है
सेल्स इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, कितनी सेल्स होनी चाहिए थी और एक्चुअल में कितनी सेल्स हुई है। इसी तरीके से प्रॉफिट मार्जिन, जो सेल हुई है उस पर हमको कितना प्रॉफिट कमाना चाहिए था और एक्चुअली हमने कितना कमाया है। ज़्यादा भी कमा सकते हैं और कम भी कमा सकते हैं। तो इससे हमको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव पता चलता है कि इसका मेन पर्पस क्या है। द मेन पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, सबसे पहले हमने रिजल्ट्स को मैच कर लिया, जो हमारे जो एक्चुअल रिजल्ट्स थे उनको हमने जो प्री डिटरमाइंड, जो हमने अपने जो स्टैंडर्ड्स फिक्स कर रखे थे, जो उनके साथ उनको मैच कर लिया। अब क्या ऑब्जेक्टिव है मेन? टू फाइंड आउट दी डिफरेंसेस बिटवीन दी actual results and predetermined results, जो हमने रिजल्ट्स पहले से सोचे हुए थे। इसको दूसरी लैंग्वेज में आप प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स भी बोल सकते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का? कि जो आपने जो मैच किया है एक्चुअल रिजल्ट्स को प्री डिटरमाइंड रिजल्ट से, जो हमने पहले से सोचे हुए थे कि ये रिजल्ट्स आने चाहिए, उनके साथ मैच करना। उनके साथ मैच कर कर हम क्यों मैच करते हैं? ताकि हम डिफरेंस फाइंड आउट कर सकें। भाई कितनी मेरी मटेरियल कॉस्ट लगनी चाहिए थी और एक्चुअल में खर्चा कितने रुपए का आया है। 50,000 रुपए का मेरा खर्चा मटेरियल कॉस्ट पर होना चाहिए था, वो क्या हो जाएगा मेरा? प्री डिटरमाइंड रिजल्ट या स्टैंडर्ड। एक्चुअल कितना आया है? 60,000 रुपीज, वो क्या बन जाएगा मेरा? एक्चुअल रिजल्ट। अब इन दोनों का डिफरेंस वो क्या है आपका? उसको हम बोलते हैं वेरिएंसेस। ये जो डिफरेंसेस होते हैं, टू फाइंड आउट दी डिफरेंस। तो डिफरेंस का जो दूसरा जो नाम होता है, जिसको हम कॉस्टिंग की भाषा में हम क्या बोलते हैं? वेरिएंसेस। Differences means variances। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली क्यों की जाती है कि सबसे पहले तो हम जो प्री डिटरमाइंड जो हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं या जो हमारे रिजल्ट हम जो उसको लाना चाहते हैं, उनको हम मैच करें एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ, वहाँ से डिफरेंस फाइंड आउट करें। और डिफरेंस का मतलब क्या होता है? वेरिएंसेस। देखो इससे हमें क्या पता चल सकता है कि हमने प्री डिटरमाइंड कितना किया था? 50,000, आया कितना है? 60,000। 10,000 रुपीज़ यानी एक्स्ट्रा हमने खर्च किया है। तो ये खर्च हमने क्यों किया है, इसका कारण क्या है? तो इससे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी इन 10,000 रुपीज़ की जो एडिशनल जो एक्सपेंस हुआ है, इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। हु इज़ द पर्सन, वो ऐसा पर्सन कौन है या कौन सा डिपार्टमेंट है जिसके लिए ये जो रिस्पॉन्सिबल है इन एडिशनल एक्सपेंसेस के लिए। इन 10,000 रुपीज़ का जो एडिशनल एक्सपेंसेस हुआ है, इसके लिए कौन जो है रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। तो इससे देखो आप कॉस्ट कंट्रोल भी कर सकते हो। हमको इसमें क्या मिलेगी? मदद। हमको कॉस्ट कंट्रोल करने में मदद मिलेगी और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में हमको मदद मिलेगी। हमको ये पता चलेगा कि हमारी कमियां कहाँ पर हैं, कौन सा पर्सन ऐसा है या कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है जिसने अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम नहीं किया, हमसे गलती कहाँ पर हुई है। तो फिर हम उसमें फ्यूचर में अपनी जो कमी है उसको हम पूरा कर सकते हैं, उसमें हम और सुधार करके ये जो 10,000 रुपीज़ का जो गैप आ रहा है इसको हम कम कर सकते हैं। तो यानी बेसिकली क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर दी कॉस्ट कंट्रोल एंड फॉर
फिक्सिंग दी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने के लिए, और दूसरा अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अब थोड़ा सा हम वेरिएंसेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा मैंने बताया था कि वेरिएंसेस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस किसके बीच में, जो प्री डिटरमाइंड रिजल्ट्स जो हम चाहते हैं लाना, या जो हमने जो अपने स्टैंडर्ड फिक्स कर रखे हैं, और जो एक्चुअल रिजल्ट्स जो आए हैं। तो दो टाइप के वेरिएंसेस होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव वेरिएंस और एक होता है हमारा नेगेटिव वेरिएंस। पॉजिटिव वेरिएंस को हम फेवरेबल वेरिएंस भी बोलते हैं और नेगेटिव वेरिएंस को हम एडवर्स वेरिएंस भी बोलते हैं। अगर हम अकाउंटिंग की भाषा में बात करें तो पॉजिटिव वेरिएंस का मतलब यहां पर क्या होगा, फेवरेबल वेरिएंस, और नेगेटिव वेरिएंस का मतलब क्या होगा आपका एडवर्स वेरिएंस। ठीक है जी। अब कहां पर फेवरेबल वेरिएंस होगा और कहां पर एडवर्स वेरिएंस होगा हमको यह भी समझना पड़ेगा। देखिए वेरिएंसेस, इसको हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं, कॉस्ट वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस। पहला हिस्सा हमारा क्या है, कॉस्ट वेरिएंस, और दूसरा हिस्सा हमारा क्या है, सेल्स वेरिएंस। देखिए कॉस्ट वेरिएंस में कब एडवर्स होगा, कब हमारा फेवरेबल वेरिएंस होगा, ये सिचुएशन भी समझनी बहुत जरूरी है। कॉस्ट वेरिएंस में पॉजिटिव या फेवरेबल वेरिएंस किसको कहा जाता है और नेगेटिव या एडवर्स वेरिएंस की सिचुएशन कब आती है। इसी तरह अगर सेल्स वेरिएंस को कैलकुलेट कर रहे हैं तो पॉजिटिव या फेवरेबल वेरिएंस की सिचुएशन कब आएगी और नेगेटिव या एडवर्स की सिचुएशन कब आएगी, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट। अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्यादा है और एक्चुअल कॉस्ट आपकी कम आई है तो ये हमारे लिए क्या है, एक फेवरेबल जो है वो पोजीशन है। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी क्या है, ज्यादा है। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट ने जो कॉस्ट प्री डिटरमाइन करी थी, जो पहले से जो सोचा था। हाँ जी बेटा, तो भाई कॉस्टिंग में हमारे पास पॉजिटिव या फेवरेबल सिचुएशन कब होती है, अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट वो हो ज़्यादा और एक्चुअल कॉस्ट ये हमारे पास कम आ जाए। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था कि मटेरियल कॉस्ट, उसके लिए प्री डिटरमाइंड कितना था, ₹50,000, तो ये क्या मानी जाएगी आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट। और अगर एक्चुअल कॉस्ट इससे कम आ जाए, यानी कि 50,000 से कम आ रही है, जैसे मान लीजिए 45,000 कॉस्ट आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने मैनेजमेंट ने कितनी कॉस्ट प्री डिटरमाइन करी थी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए 50,000, और एक्चुअली कॉस्ट आई कितनी 45,000। तो इसका मतलब क्या है कि 5,000 रुपीज जो हैं वो हमने अपने सेव कर लिए, बचा लिए, खर्चा कम हुआ हमारा। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने बहुत एफिशिएंटली वर्क किया है। तो ये क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक फेवरेबल जो है वो पोजीशन है कि हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट तो है ज़्यादा, यानी मैनेजमेंट तो ज़्यादा बता रहा है, लेकिन जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कम आई है। एम्प्लॉयज़ ने बहुत एफिशिएंटली वर्क किया है, हमारे जो वर्कर्स हैं उन्होंने बहुत एफिशिएंटली वर्क किया है।
और अगर इसी पोजीशन की अगर अपोजिट पोजीशन क्रिएट हो जाए, यानी कि अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट कम हो और एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा आ जाए, यानी कि जैसे प्री डिटरमाइंड हमारी कॉस्ट थी 50,000 रुपीज़, ये तो वो कॉस्ट है जो मैनेजमेंट ने डिसाइड करी, और एक्चुअल कॉस्ट 50,000 से कहीं ज़्यादा आ रही है, 65,000 आ रही है, 70,000 आ रही है या 75,000 आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो वर्कर्स हैं वो अपना काम सिंसियरली नहीं कर रहे हैं। मैनेजमेंट का जो कंट्रोल है अपने वर्कर्स के ऊपर, अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर, वो नहीं है। वर्कर्स एफिशिएंटली नहीं है, वर्कर्स एफिशिएंट नहीं है, उनमें एक्सपीरियंस की कमी है, उनमें स्किल्स की कमी है। कहीं ना कहीं हमको अपने मटेरियल पे या कहीं ना कहीं हमको अपनी कॉस्ट पे कंट्रोल करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये सिचुएशन हमारे लिए क्या हो सकती है, ये एडवर्स होगी। तो देखो हमको यहीं से हमको पता चलेगा कि जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी फेवरेबल पोजीशन में है या वो किसी अनफेवरेबल पोजीशन में है। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंगली हम सेल्स पर भी देखते हैं। सेल्स पर जो हमने कंसेप्ट यहां पर पढ़ा वो इसके अपोजिट कंसेप्ट में होता है। स्टैंडर्ड टर्नओवर हम कितना चाहते थे और फेवरेबल है एक्चुअल टर्नओवर। मैंने किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो सेल्स जो फिक्स करी थी, जो टर्नओवर फिक्स किया था, वो किया था हमारे मैनेजमेंट ने 1 लाख रुपीस, लेकिन जो एक्चुअल जो टर्नओवर जो हुआ है वो 1 लाख से ज़्यादा हो गया। मान लीजिए कि 1 लाख का हमने टारगेट फिक्स किया था और जो एक्चुअल जो अचीव हुआ है वो हुआ है 1,30,000 रुपीज़। तो सेल्स ज़्यादा हुई है, सेल्स ज़्यादा हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो मतलब क्या हुआ कि हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ये एक हमारे लिए एक पॉजिटिव या फेवरेबल सिचुएशन है। और अगर इस वाली की अगर अपोजिट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, यानी स्टैंडर्ड टर्नओवर जो हमने सोचा हुआ था वो अगर ज़्यादा है और हमारा जो एक्चुअल जो हमने जो टर्नओवर जो अचीव किया है वो है कम, तो ये क्या है, ये एक नेगेटिव वेरिएंस है, ये एडवर्स सिचुएशन है। यानी मैनेजमेंट ने सोचा था कि हम इस पर्टिकुलर पीरियड में 1 लाख रुपए की जो सेल्स का जो टारगेट है वो हम अचीव करेंगे, लेकिन एक्चुअल में हमने अचीव कितना किया, मान लीजिए 80,000 रुपीज़ अचीव किए या 75,000 रुपीज़ अचीव किए या सिर्फ खाली 60,000 ही अचीव कर पाए। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं तो कुछ कमी रह गई, या तो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी में कुछ कमी है, या हमने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को ठीक से नहीं किया, या हमारे सेल्समैन ने जो है पूरी ताकत के साथ काम नहीं किया, वो पूरी एफिशिएंटली काम नहीं किया। यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे पास कमी रह गई। सेल्स मैनेजर ने जो अपनी पॉलिसीज़ बनाई थी वो पॉलिसीज़ इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रही कि हमारी सेल्स प्रॉपर हो सके। तो हमको और अब अपनी पॉलिसीज़ में, हमको अपनी स्ट्रेटेजी में, या हमको अपने प्रोडक्ट में, या हमको अपनी प्राइसिंग में, हो सकता है कि हमने प्राइस ही इतना ज़्यादा रखा हुआ हो कि जो है मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ही ना हो रही हो। तो कुछ ना कुछ तो कुछ कमी रह गई जिसकी वजह से हमारा ये एडवर्स सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो देखो इन वेरिएंसेस की हेल्प से, चाहे वो कॉस्ट के लिए हो चाहे वो सेल्स के लिए हो, हम ये देख सकते हैं कि प्रेजेंट में जो रिजल्ट्स आए हैं वो हमारी संस्था के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेवरेबल हैं या अनफेवरेबल हैं, एडवर्स हैं, और उसके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट फर्दर अपने और ग्रोथ के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपने कॉस्ट कंट्रोल के लिए और अपनी संस्था के एक भलाई के लिए एक अच्छे डिसीजन ले सकता है। तो ये मैनेजमेंट डिसीजन के लिए एक तरीके से वेरिएंसेस क्या हैं, ये मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, जिससे कि वो फ्यूचर में बहुत अच्छे अपने संस्था के लिए डिसीजन ले सकता है। तो जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है, ये सिर्फ खाली ये नहीं कि हम एक कॉस्टिंग का टॉपिक है और हम सिर्फ उसी के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत जगह काम आती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब हम पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम होता है हमारा, हमने ये डिसाइड किया है कि इस एग्ज़ाम में 75 मार्क्स या 80 मार्क्स मुझे अचीव करने हैं।
अब जब एक्चुअल मेरा रिजल्ट आता है तो मैं अपने उस एक्चुअल रिजल्ट को जो मैंने जो प्री डिटरमाइंड अपने मार्क्स सोचे हुए हैं उनसे क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। मैंने सोचा था कि कॉस्ट अकाउंटिंग में मेरे 100 में से 80 मार्क्स आएंगे। अब अगर मान लीजिए कि मेरे मार्क्स आ रहे हैं 65 या मेरे मार्क्स आ रहे हैं 70 या खाली 60 नंबर ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मेरी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। मेरे कंसेप्ट्स अभी भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, मुझे और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब आगे जो मेरे जो एग्ज़ाम्स होंगे, फाइनल एग्ज़ाम होंगे, तो मैं उसमें अपनी जो स्ट्रेटजी है, पढ़ने की जो मेरा तरीका है, मेथड ऑफ स्टडी है, उसको बदल कर और आगे अच्छे मार्क्स अचीव कर सकता हूँ। और अगर मेरे ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, मैंने सोचा था 80 मार्क्स लेकर आऊँगा, मेरा आ गए 85 या 90, तो ज़रूरत क्या है कि जो ज़्यादा नंबर आए हैं उनको मेंटेन करके रखना, उस लेवल को मेंटेन करके रखना। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये नहीं कि हम सिर्फ खाली किताबों में पढ़ लेते हैं और जो है हमने अपना एक एग्ज़ाम दे दिया और उसको बस एक क्वेश्चन को सॉल्व कर कर आ गए। नहीं, हमको इसकी इम्पोर्टेंस भी समझनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत एक प्रैक्टिकल चीज़ है और इसको समझकर हम बहुत अपनी जो लाइफ को बहुत आसान बना सकते हैं। ये हमको लाइफ के हर पहलू में हमको काम आएगी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। चलो अब आगे दोबारा से सब्जेक्ट पर आते हैं, देखते हैं इसमें। अब हमारे जो कोर्स में है वो क्या है, सबसे पहले मटेरियल वेरिएंसेस। मटेरियल वेरिएंसेस को क्यों कैलकुलेट किया जाता है कि मटेरियल कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए कि मटेरियल कॉस्ट का एक्चुअल रिजल्ट क्या आया है और कितना आना चाहिए था। यानी मटेरियल कॉस्ट के वेरिएंसेस को फाइंड आउट करने के लिए ही हम मटेरियल वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं। इसमें जो सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है वो आपका आएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। एक चीज बेटा और बताना चाहूंगा कि जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो चैप्टर है ये पूरा फॉर्मूले बेस्ड चैप्टर है। इसमें आपको फॉर्मूले पूरे लर्न करने पड़ेंगे। जितने भी वेरिएंसेस हम पढ़ेंगे, हर वेरिएंस का अपना एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूलों पर आपकी जो पकड़ है वो शुरुआत से ही जो है आपकी मजबूत होनी चाहिए। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा? SQAO मल्टीप्लाई बाय SP माइनस AQU मल्टीप्लाई बाय AP। अभी इनके फुल फॉर्म्स भी लिखेंगे हम। SQAO मल्टीप्लाई बाय SP, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट और इसका मतलब होता है AQU मल्टीप्लाई बाय AP, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। जो टर्म्स हैं मैं इनकी फुल फॉर्म्स लिख रहा हूं। SQAO, इसका मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट और SP का मतलब होता है स्टैंडर्ड प्राइस। इसी तरीके से AQU यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड
और AP का मतलब होगा एक्चुअल प्राइस। SQAO एक्चुअल जो हमारा जो आउटपुट हुआ है उसके लिए कितना इनपुट लगना चाहिए था मटेरियल का, और AQU एक्चुअल में कितना इनपुट यूज हुआ है, यानी लगना चाहिए था। मान लीजिए 10 किलो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए जो रॉ मटेरियल है ये लगना चाहिए था 10 kg, लेकिन लगा कितना है आपका, मान लीजिए 12 kg, यानी ज़्यादा लग गया, हो सकता है कम भी लग जाए 9 kg। स्टैंडर्ड प्राइस, उसका प्राइस कितना होना चाहिए था, 5 रुपीज़ kg या 6 रुपीज़ kg या 7 रुपीज़ kg, इस तरीके से। तो स्टैंडर्ड प्राइस कितना प्राइस उस मटेरियल का लगना चाहिए था, और एक्चुअल प्राइस जो एक्चुअल में प्राइस लगा है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। मटेरियल यूजेज वेरिएंस और फिर मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय AQU। मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला SQAO माइनस AQU मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। इनके शॉर्ट फॉर्म्स भी हम लिख देते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को हम किससे डिनोट करेंगे, MCV से। मटेरियल यूजेज वेरिएंस को MUV से, और मटेरियल प्राइस वेरिएंस को MPV से। तो बेटा आज जो हमने पढ़ा बेसिक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों वो ज़रूरी होती है, किस किस रिस्पेक्ट में हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मटेरियल कॉस्ट है, चाहे लेबर कॉस्ट है, चाहे ओवरहेड्स हैं, चाहे हमारा सेल्स है। उसके बाद हमने कंसेप्ट पढ़ा था फेवरेबल और अनफेवरेबल का, टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस। हमारे जो हैं एडवर्स वेरिएंस का मतलब क्या होता है, और फेवरेबल वेरिएंस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वेरिएंस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव वेरिएंस का मतलब क्या होता है, किस में कब हमारी जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है एडवर्स वेरिएंस की सिचुएशन आएगी, कब हमारे पास जो है नेगेटिव वेरिएंस की सिचुएशन आएगी, ये हमने स्टडी किया। उसके बाद हमने पढ़ा था थोड़ा सा बेसिक अपना मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। तो बेटा इसके आगे हम जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसको पूरा हम कंप्लीट करेंगे, और इसके और जो कंसेप्ट्स हैं मैं आपको फर्दर और आगे बताऊंगा। वीडियो आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक एंड शेयर कीजिए और अपना कमेंट दीजिए। थैंक यू फॉर ऑल।